दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने वाला है। चुनाव आयोग के अधिसूचना जारी करते ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी प्रत्याशियों के ऊपर कुछ कड़े नियम कानून लागू हो जाएंगे, जिनको निभाना प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्याशी का कर्तव्य होगा। आदर्श आचार संहिता के तहत बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्याशियों की सदस्यता चुनाव जीतने के बाद भी रद्द किए जाने का प्रावधान रहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आचार आदर्श संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त निर्णय ले। चुनाव आयोग भी राजनीतिक दलों के दबाव में ही फैसले करते हुए नजर आता है। हाल ही में लोकसभा के चुनावों के दौरान भी लोगों ने आय से अधिक संपत्ति को छुपाकर अपने घोषणा पत्रों में जारी किया, बावजूद उसके उनके खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह जब नामांकन पत्र भरा जाता है, उस वक्त भी प्रत्याशी अनाप शनाप खर्चों को छुपा ले जाते हैं और चुनावी खर्चों को भी कम कर दिखाते हैं। ये चीज़ अच्छी तरह से चुनाव आयोग के नुमाइंदे भी जानते हैं, बावजूद इसके इन प्रत्याशियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरा चुनाव आयोग से ये आह्वान है कि इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनावों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश दिए जाएं और जो अधिकारी राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों से मिली भगत कर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने की उनको अप्रत्यक्ष रूप से छूट दें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और यदि सीमा से अधिक पैसा खर्च कर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव जीतता है, तो चुनाव जीतने के बाद उसकी विधानसभा सदस्यता स्वतः रद्द करने के लिए चुनाव आयोग पहल करे। यदि चुनाव आयोग सख्ती से इन सुझावों पे निर्णय लेता है और सख्ती से पालन करता है, तो निष्पक्ष चुनाव होंगे। और जब चुनाव में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो नेता भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। जब एक नेता विधानसभा में 20-20 करोड़ रुपए खर्च करेगा, तो निश्चित तौर पर विधायक बनने के बाद वो विकास करने के बजाय फंड को अपने निजी स्वार्थ में इस्तेमाल करेगा। भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चुनाव आयोग को तत्परता दिखाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से की। उस अभियान को लेकर वो आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पहुंचे और उन्होंने घाटों की सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आह्वान किया है और वादा किया कि 1 महीने के अंदर बनारस के सारे घाट स्वच्छ हो जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर 7 बड़ी हस्तियों को नॉमिनेट भी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई अभियान को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है, उसको देखते हुए ये अभियान कामयाब ही कहा जाएगा। लेकिन सफाई अभियान के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले आम आदमी की सुध लेते हुए महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। महंगाई पे नियंत्रण करने के लिए प्रधानमंत्री को सबसे पहले सब्जियों, फल और डेली खाने वाले वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने के लिए कड़े और कारगर उपाय करने होंगे। तभी प्रधानमंत्री का जनता को जो प्यार मिला है वो सही साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कार्यकुशलता से कार्य कर रहे हैं, उसमें उनकी कार्यकुशलता और उनकी नियत पर किसी तरह का सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उनके रहते हुए अभी जिस तरह से पूरे देश में सारे मंत्रियों ने अपने कार्य को प्रभावशाली तरीके से करने का काम नहीं किया है, उससे उनके कार्यकाल में काम करने वाले मंत्रियों की स्थिति पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री का काम सभी मंत्रालयों की योजनाओं को
वित्त पोषण करना और उनको पैसा सेंक्शन करना है। प्रधानमंत्री के निर्देश पे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सफाई अभियान के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक धनराशि है, जिससे अगर ईमानदारी से सफाई अभियान को क्रियान्वित किया जाए तो पूरा देश साफ सुथरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं, वहाँ एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों से आह्वान करते हैं। मेरा उनसे आह्वान है कि एनजीओ को दी जाने वाली ग्रांट में जिस तरह से धांधली कर ये एनजीओ वाले जो है पैसा इधर उधर करते हैं, वो पैसा अगर सरकारी एजेंसियों द्वारा ही सीधे तौर पर खर्च किया जाए तो उससे और ज़्यादा प्रभावी तरीके से कार्य किया जा सकता है। प्रधानमंत्री को निजीकरण के विरुद्ध भी कार्य करने होंगे। दिल्ली में जिस तरह से बिजली पानी का निजीकरण किया गया, उसको देखते हुए जनता त्राहिमाम कर रही है। भाजपा को इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनावों में पानी बिजली के दाम कम करने का जनता से वादा करने के बजाय ये वादा करना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सत्ता में जनता लाती है तो वह बिजली पानी जैसे मूलभूत मुद्दों को अपने हाथों में लेंगे और निजी कंपनियों को दिल्ली से खदेड़ देंगे और जनता को बिजली पानी की भरपूर सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि दिल्ली की जनता को यह एहसास हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में दिल्ली की जनता को अच्छा प्रशासन देना चाहते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं। यदि निजी हाथों में ही बिजली पानी रहेगा तो वह अपने निजी स्वार्थों के चलते महंगाई को नियंत्रित नहीं करेंगे और अनाप शनाप बिजली के दाम बढ़ाते रहेंगे, जिससे जनता को राहत मिलने के बजाय और कष्ट उठाना पड़ेगा, जो कि किसी भी कीमत पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसका खामियाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उठाना होगा। इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को सलाह है कि सबसे पहले देश में मूलभूत सुविधाओं के लिए अपनाए जा रहे निजीकरण पर विराम लगाएं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में तो उन लोगों को लें, लेकिन जो प्रोजेक्ट जनता से सरोकार रखते हैं उनमें निजीकरण करने वाले निजी पूंजीपति बनियों को, उद्योगपतियों को शामिल करने से बाज आएं। मीडिया की भूमिका समाज में जागरूकता पैदा करना और जन समस्याओं को उजागर करना होता है, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि मीडिया घराने और उसके नुमाइंदे आजकल अपने इस कर्तव्य और उद्देश्य से भटक गए हैं और निजी स्वार्थ के चलते मनगढ़ंत खबरें दिखाते हैं। अपने लाभ के लिए ऊट-पटांग खबरें, पक्षपाती खबरें और प्रोग्राम प्रचारित करते हैं। हर चैनल आजकल देखो तो यही बात कहता है कि चैनल नंबर 1 मैं, ये खबर सबसे पहले मैंने दिखाई, ये खबर सबसे पहले मैंने दिखाई। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी की पत्नी श्रीमती नीता अंबानी का जन्मदिन हुआ और वो अपना जन्मदिन मनाने बनारस पहुंची। उस खबर को कमोबेश सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों ने इस तरह से दिखाया कि जैसे कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया जा रहा हो। उस राष्ट्रीय पर्व को प्रसारित करने के लिए सभी चैनलों की ऐसी ओर लगी थी कि जैसे देश का प्रमुख राजनेता कोई बहुत बड़ी योजना का उद्घाटन करने जा रहा है। हमें उनसे किसी तरह का गुरेज नहीं है, वो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन जिस तरह से बनारस के घाटों पे उस दिन साफ सफाई की गई, क्या वैसी साफ सफाई पहले की जाती है? क्या मुकेश अंबानी मुंबई में रहते हैं, वहाँ मुंबई के स्लम्स की साफ सफाई के लिए उन्होंने कभी अपनी पत्नी के एनजीओ के माध्यम से पैसा दिया? नहीं। ऐसा क्यों? ये उद्योगपति भी ऐसी जगह ही पैसा लगाते हैं जहाँ से उनको प्रचार मिले। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा की चुनावों की घोषणा होते ही सभी मीडिया घराने और उनके नुमाइंदे मनगढ़ंत खबरें अपने अपने मतलब के राजनीतिक दलों के पक्ष में प्रोग्राम बनाकर प्रसारित करने में लग गए हैं। कोई चैनल भारतीय जनता पार्टी का
माउथपीस बन चुका है। कोई आम आदमी पार्टी के लिए पैरवी कर रहा है तो किसी ने कांग्रेस का बीड़ा उठा रखा है, तो कोई पैसे लेके तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को प्रसारित कर रहा है। ये क्या है? जबकि मीडिया का काम जनहित को उजागर करना और जन समस्याओं को ऊपर उठाकर नेताओं से, अधिकारियों से उनके समाधान के लिए प्रयास करना और दबाव बनाना है। लेकिन जिस तरह से मीडिया अपने कर्तव्य से विमुक्त होता जा रहा है, उसको देखते हुए जनता के बीच मीडिया की छवि भी राजनेताओं की छवि की तरह धूमिल होती चली जा रही है। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मीडिया को भी जनता जो सम्मान दे रही है वो देना बंद कर देगी। मीडिया घरानों और उनके नुमाइंदों से मेरा आह्वान है कि अपने वास्तविक लक्ष्य और कर्तव्य का निर्वहन करें। पैसा कमाने की ओर में अपने मूल उद्देश्य को बर्बाद ना करें, ये मेरा उनसे आह्वान है। धन्यवाद।